वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ दिसंबर 8th एंड वी विल लुक इनटू टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज इम्पोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट एंड इन फार्मर प्रोटेस्ट आज भारत बंद का आह्वान था और भारत बंद के तहत अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट की गई फार्मर्स के द्वारा। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके द्वारा भी सपोर्ट दिया गया है इसको। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग द बंद, जो हड़ताल है, बंद है, उसके बारे में। सम ऑफ यू हैव आंसर्ड दैट कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो इसमें आप और थोड़ा आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स। आप इसको ढूंढिए सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स है बंद पे, एंड लीगल प्रोविजंस। तो लीगल प्रोविज़न राइट टू प्रोटेस्ट के हैं आपके पास, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप किसी की दुकान बंद कराते हैं या जो सेक्शन 144 का अगर उल्लंघन करते हैं तो उसके खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्रवाई कर सकता है। अगर 144 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 188 आईपीसी के तहत आपके कार्रवाई हो सकती है। सिमिलरली सिंस कोरोना टाइम इज़ देयर, तो जो महामारी एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये सब अलग अलग प्रोविजंस हैं इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो है बंद के खिलाफ अगर एक्शन लेना चाहती है। एंड रिगार्डिंग द बंद एंड हड़ताल, कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उसको पढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कहा है। सो दैट काइंड ऑफ आंसर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग, और उसमें आपका व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के, अलग अलग तरीके हैं। आप जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं थ्रू पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है उसके थ्रू बात पहुंचाते हैं, आप प्रोटेस्ट के थ्रू बात पहुंचाते हैं, आप शॉर्ट धरना के तहत बात पहुंचाते हैं। बंद भी उसी का एक तरीका था जिसके तहत गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो बात कहना चाहते हैं और प्रभावी ढंग से कहते हैं। लेकिन जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जंतर मंतर पे बैठ के या कहीं किसी एक जगह पे बैठ के, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट नहीं करते हैं। जो आम पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उनको अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब बंद और हड़ताल करते हैं, जब दुकानें बंद हो जाती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, दूध है, सब्जी है, उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर अस्पताल वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ये आम आदमी को भी अफेक्ट करता है। तो उससे आम जनजीवन, जो बाकी लोग हैं, उनको आप अफेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस चीज़ के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप और आपके जैसे 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग उससे सहमत हो, बट नॉट नेसेसरली उस शहर के सारे लोग आपकी बातों से सहमत हो। तो लेकिन जब आप बंद करते हैं तो आप ये करते हैं कि जो आपकी बातों से सहमत नहीं है उनकी भी लाइफ को आप अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब एक जगह आप धरना देते हैं, आप मेमोरेंडम सबमिट करते हैं, आप स्पीच देते हैं, तो आपके साथ वो लोग होते हैं जो आपकी बातों से सहमत होते हैं और अपनी बातों को आप पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये मेरा एक आज का एक मेंस का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आप आंसर लिखेंगे। इसमें आप इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो राइट टू प्रोटेस्ट है, ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात रखी गई। तो उन सब को कोट करते हुए आप अलग अलग मैकेनिज़्म गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का, और अपनी नाराज़गी, मान लीजिए कि वाकई में कोई कानून गलत है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शंस आदमी ले सकता है, और उसको पूरी वैसे सारे पॉइंट्स को लिखते हुए आप बंद पे आएंगे। और फिर बंद के अलग अलग रूप कि किस तरीके, जैसे आज का बंद था वो 3 से लेके 11 से लेके 3 बजे तक का था, कि ये कहा गया था कि मॉर्निंग में आप एक्टिविटीज़ अपनी पूरी कर लीजिए, शाम को पूरी एक्टिविटीज़ कर लीजिए। तो आप अलग अलग बंद को आप डिस्टिंग्विश करेंगे, एंड देन आप ये लिखेंगे कि व्हाट्स योर स्टैंड, मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है, कौन सा माध्यम प्रोटेस्ट का सबसे सही है, और क्या बंद अगर एक माध्यम है तो किस तरीके से बंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइटफुल और पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, या बिल्कुल ही बंद जो प्रोटेस्ट का मैकेनिज्म है वो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट जो मैकेनिज़्म है, गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो ये आप लिखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है, राइट टू प्रोटेस्ट में क्या क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से अपनी बात को पहुंचाए और अपनी नाराज़गी जाहिर करे, चाहे कोई भी बिल के खिलाफ हो। सो दैट इज़ टुडेज क्वेश्चन, वो आप लिखिएगा।
ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले साल हमने सीए का प्रोटेस्ट देखा, फिर बीच में अलग अलग बिल्स हैं, कानून है, उनका प्रोटेस्ट देखा, तो एक मैकेनिज्म सा बन गया है। और इस मैकेनिज्म में जो वायलेंस होता है तो उसमें लाइफ लॉस्ट होती है। तो एज अ सिटीज़न, एक नागरिक के रूप में आप क्या सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि हम सभी का दायित्व है कि सरकार तक अगर कोई सही तरीका है जिससे कि प्रोटेस्टर भी अपना प्रोटेस्ट कर सके और सरकार भी सही डिसीजन ले सके, तो इसमें आप इसमें अपना दिमाग लगाइएगा और इसका आंसर दीजिए। नाउ दिस इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ना। पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके इनाग्रेशन को अलाउ कर दिया है। सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अलाउ ना। व्हाट इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। जो अगर आप दिल्ली गए होंगे तो, या दिल्ली में अगर आप देखते होंगे तो पार्लियामेंट हाउस आपने देखा होगा, चाहे टीवी में देखा हो, अखबारों में देखा हो या खुद से देखा हो। तो वहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, पूरी पार्लियामेंट है, एंड देन प्रेसिडेंट आवास है, वाइस प्रेसिडेंट का आवास है, प्राइम मिनिस्टर का आवास है। वो पूरा एरिया, जिसे लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, पार्लियामेंट के आसपास का पूरा एरिया है, वो एक प्लान्ड सिटी टाइप का एरिया है। लुटियंस दिल्ली जिसे बोलते हैं, क्योंकि उस पूरे एरिया का निर्माण पार्लियामेंट का भी एडविन लुटियंस, इन्होंने 1921 के में इसको बनाना शुरू किया था, और 1927 में उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग का मतलब, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई गई है। 1921 में बना था, 1927 में कंप्लीट हुआ था। और एडविन लुटियंस ये इसके मेन जो डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्ट थे उस पूरे एरिया के, वो थे। उनके साथ एक और भी थे। तो अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ था। लेकिन उस समय 1920-21 यानी कि 100 साल हो चुके हैं। अगले साल 100 ईयर्स हो जाएंगे इसकी जब बनना शुरू हुआ था। तो 100 साल करीब करीब हो गए हैं, लेकिन 100 सालों में इंडिया पूरा चेंज हो गया है। भारत में जो संसद हैं उसके जो मेंबर्स हैं, वो काउंट, जो नंबर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। और इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पूरे एरिया का रीनिर्माण, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब पार्लियामेंट का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, सेंट्रल, ये पूरी कैबिनेट बिल्डिंग है, वो सभी का दोबारा निर्माण होगा। और एक नया निर्माण बनाया जा रहा है जिसको कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में होगा ये कि जो पार्लियामेंट है वो दोबारा बनेगी, नई बनेगी, और उसमें ज़्यादा जो एमपीज़ हैं उनके बैठने की व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर का आवास है वो भी उनके ऑफिस के पास, पीएमओ ऑफिस के पास बनेगा। और इसी तरीके से राजपथ वगैरह को भी चारों तरफ से चेंज किया जाएगा। तो ये पूरा नया निर्माण होने जा रहा है। जो लुटियंस दिल्ली, या पूरा 100 साल पहले जो दिल्ली बनी थी, उस एरिया में नया निर्माण होके आज की कंडीशंस के हिसाब से पूरे ये सब बनेंगे, पार्लियामेंट, संसद वगैरह सब बनेगा, नया बनेगा। तो उसी में कई पेड़ कटने हैं, कई बिल्डिंग्स को गिराना है, और कई हिस्टोरिकल एरियाज़ है वो भी डिमोलिश किए जाएंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट का आवास है वो टूट के नया बनेगा। तो इसीलिए ये चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, एनवायरमेंट इश्यूज़ पे एंड अन्य पॉइंट्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा रखा है, उसकी सुनवाई चल रही है। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो छोटा पड़ चुका है, उसमें जितने लोग हैं उन सब के लिए व्यवस्था नहीं है। सो नया निर्माण होने जा रहा है। सो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान रहे। और एनवायरमेंटल इशू की वजह से ये चैलेंज किया गया है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप भूमि पूजन अलाउ कर दिया है, कि मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पूजन अलाउ कर दिया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे फिलहाल अभी रोक है। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा, जैसा कि हमारे सरकार ने ये कहा है कि संसद, जो नया संसद बनेगा उसमें ज़्यादा सांसदों के बैठने के लिए जगह होगी ना। आप ये बताइए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब कितने सांसदों की संख्या थी और अभी कितनी है? मतलब संसद में जो लोकसभा, राज्यसभा एमपीज़ हैं, तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो कितने उसमें सांसद हो सकते थे लोकसभा, राज्यसभा में, और आज के डेट में कितने हैं? और क्या तरीका है जिससे कि जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज़ हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाता है?
भारत के संविधान में सब कुछ है, तो आप जाइए उसको खोलिए और बताइए कि पहले कितने थे, अब कितने हैं, और अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ सकते हैं, और कब बढ़ेंगे, ये कब बढ़ाए जाएंगे ये संख्या। तो आप इसको बताइएगा। दिस इज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी विल टेक अप, ये छोटी सी एक न्यूज़ है कोरोना से रिलेटेड। एक फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट होता है कोरोना का, तो न्यूज़ है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगी। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम रैपिड एंटीजन टेस्ट है, आरटीपीसीआर टेस्ट है, एंड दिस इज़ अ फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट। अमेरिका में ये डिस्कवर हुआ था कोरोना के टाइम पे ही, और बहुत ही जल्दी ये रिजल्ट भी दे देता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पेपर स्ट्रिप टेस्ट फेलुडा इज़ व्हाट, इट्स अ पेपर स्ट्रिप टेस्ट फॉर कोरोना। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट टुडेज एडिटोरियल्स, ओपिनियंस एंड एडिटोरियल के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कई इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल्स आए हैं। सो दिस इज फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट है ये कोरोना से रिलेटेड। तो कोरोना में हमें वी नो कि जो फाइज़र वैक्सीन है, जो फाइज़र कंपनी है, उनकी वैक्सीन भारत में भी उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है फाइज़र कंपनी ने। और उसी के साथ ही जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो पुणे बेस्ड है, उन्होंने भी अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के लिए अप्लाई कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन के लिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, राइटर इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि जो ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये देते हैं कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए मतलब ऑथराइज करना कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और लोगों को दी जा सकती है, उसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या हैं। तो यूएस में जो है उसके गाइडलाइंस, अमेरिका में उसके गाइडलाइंस सेट किए गए हैं। मतलब 50% एफिशिएंसी होनी चाहिए और मीडियन फॉलोअप होना चाहिए, ड्यूरेशन 2 मंथ का फॉलोअप रहना चाहिए। सो वहाँ पे गाइडलाइंस है, लेकिन भारत ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गाइडलाइन ऐसा रहे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉलो अप करना, कि जो भी वैक्सीन्स लगाने के बाद में, अभी हमने न्यूज़ सुना था कि जो अनिल विज थे हरियाणा के मिनिस्टर, जिनको कोरोना की एक वैक्सीन दी गई थी एज अ टेस्ट, उनको कोरोना हो चुका है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट और एफिशिएंसी को चेक करना, फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि फ़ेज़ 3 ट्रायल में मैक्सिमम वैक्सीन्स हैं वो हैं। तो फ़ेज़ 3 की टेस्टिंग सही आए, सेफ़ हो वैक्सीन, और उसके रिजल्ट का जो फॉलो अप हो, तभी इमरजेंसी ऑथराइजेशन देना चाहिए। उसके बिना इट शुडंट बी अलाउड। तो राइटर का बेसिकली ये कहना है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में हमने काफ़ी बात भी किया है कि क्या है इमरजेंसी ऑथराइजेशन, किस तरीके से देना सही होगा। ओके, नाउ ये जो आर्टिकल है ये है अमेरिका से रिलेटेड। तो अमेरिका में जो बाइडन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो ये इसमें बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कोरोना का चैलेंज है, और वर्ल्ड लेवल पे चैलेंज ये है कि WHO और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, दोनों को दोबारा ज्वाइन करने। ट्रंप के दौरान इन दोनों ही डील से या एग्रीमेंट से अमेरिका ने बाहर कर लिया था अपने आप को। तो ये भी चैलेंज रहेगा। एंड देन जो एक चैलेंज ये है कि ट्रंप ने बाकी जो वीज़ा है और ग्रीन कार्ड उस पर लिमिटेशन कर दिया था। जो बाइडन कोशिश करेंगे कि वो भी ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मैक्सिको और अमेरिका के बीच में एक वॉल बनाने की बात हुई थी, तो वो वॉल भी का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से कई चैलेंजेस अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने होने वाले हैं। तो मैंने आपको समराइज़ कर दिया कि मोस्टली क्या क्या, एंड ऑब्वियसली चाइना इशू इज़ ऑलवेज देयर। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा इसको। तो ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं ये है जीन ड्रेज। इनका काफ़ी जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ये काफ़ी ज़्यादा इनके आर्टिकल्स भी रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। और जो इकोनॉमिक एडवाइजरी, पहले जो एडवाइजरी काउंसिल्स थी उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट कंट्रीब्यूट कर चुके हैं पुरानी गवर्नमेंट्स के टाइम पे। इस गवर्नमेंट में भी इंपॉर्टेंट एडवाइस देते रहते हैं। और ये प्रोफेसर है, विजिटिंग प्रोफेसर है। तो इनकी ये जो एक आइडिया इन्होंने दिया है, क्या आइडिया दिया है देखते हैं, क्या आइडिया इन्होंने बात करते हैं। इसमें ये बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की,
उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया, एक प्रोजेक्ट का नाम दिया, डुएट नाम दिया है। तो डुएट प्रोजेक्ट क्या है? डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब अर्बन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के बारे में, मतलब रोजगार के बारे में। तो ये शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को कि किस तरीके से कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि अर्बन एरियाज़ में भी लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए, उनकी नौकरियां चली गई। फिर ये बात कहते हैं कि रूरल एरिया में रूरल गारंटी नरेगा है, वो है, नरेगा के थ्रू लोगों को रोज़गार मिल जाता है। अर्बन एरियाज़ में ऐसा कोई रोज़गार का स्कीम नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में चूंकि कई तरीके के छोटे छोटे रोज़गार होते हैं, तो लोगों की एक नौकरी जाती है तो दूसरी छोटी नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसमें भी कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि उसमें भी दिक्कत हो गई ना। इन्होंने एक बात कही है कि एक अपना प्रोजेक्ट, ये कहते हैं, ये प्रोजेक्ट कहते हैं, इसको एक प्रपोजल है, वो कहते हैं कि एक स्कीम लॉन्च करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डुएट इसका नाम दिया है। इसमें ये कहते हैं कि जो सरकार है, सरकार जॉब स्टैंप, एक स्टैंप जारी कर देगी जिसको जॉब स्टैंप बोलेंगे। और उस जॉब स्टैंप का मतलब क्या होगा कि एक जॉब स्टैंप का मतलब एक दिन का रोजगार, मतलब एक कागज़ है, एक कागज़ पे एक स्टैंप है कि हाँ ठीक है, ये स्टैंप मार दिया और अगर आप वो खरीदिए, और उसका मतलब ये है कि एक दिन का रोज़गार आपको कर लिया। नाउ ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये यहाँ पे यूज़ होगा कि फॉर एग्जांपल आप आए, आपके पास रोज़गार नहीं है, तो आपने वो स्टैंप लिया और वो स्टैंप का इस्तेमाल होगा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन में मान लीजिए कि वाइट वॉश मतलब चूना करवाना है, तो वो आप गए, रेलवे क्या करेगा कि वैसे 10 मजदूर हायर कर लेगा और वो जॉब स्टैंप के अगेंस्ट तो आप काम करेंगे, और काम करने के बाद रेलवे ये कहेगा कि हाँ फलाना लोगों, ABC लोगों ने रेलवे के जगह पे चूना का काम किया है, और वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा और गवर्नमेंट ABC जो लोग हैं उन तीनों के अकाउंट में पैसा डाल देगी। सो बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट की तरह है कि आपने उसको दिया, कार्ड कह लीजिए या वो कह लीजिए, उस तरीके का है। नरेगा में एक जॉब कार्ड होता है, तो यहाँ पे एक जॉब स्टैंप की बात कही है। तो रेलवे ने आपसे काम लिया, रेलवे सरकार को इन्फॉर्म कर देगा और सरकार आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो। सो यही पूरे कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है कि यही सब है, और इसी में अलग अलग लोग हैं, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, सभी को ये चीज़ मिले, जॉब स्टैंप मिले, और उसके बदले जो है आपको पैसा मिल जाए। सरकार जो है आपको पैसा दे दे, मतलब बेसिकली है ये कि सरकार ही आपको पैसा दे। ओके, नाउ क्यों सरकार पैसा दे? क्योंकि सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल रेलवे को अगर चूना करवाना है, तो उसके लिए जनरली होता क्या है कि अपना टेंडर फ्लोट करेंगे, और टेंडर फ्लोट करने के बाद में वो रहेगा कि कंपनीज आएंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाता है। तो रेलवे क्या करेगा कि सिंपली जो लोग शहर में हैं उनको बुला के उनसे चूना करा लेंगे, या जो भी काम है, कारपेंटर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, वो कराएंगे, और रेलवे का काम भी हो जाएगा। और रेलवे क्या है, सरकारी संपत्ति है, रेलवे हो चाहे हॉस्पिटल हो या फिर बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हो सरकार के, तो वो काम कराएंगे और पैसा मिल जाएगा उनको। सो दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग। उसी में फिर ये कह रहे हैं कि महिलाओं का क्या पोजीशन है, तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को मैक्सिमम काम महिलाओं को दिए जाए, क्योंकि नरेगा में 1/3 कोटा है, 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन ये अर्बन वाले क्षेत्र में जितनी महिलाएं काम कर सकती है उतना काम करे, उनको मैक्सिमम प्रायोरिटी दिया जाए। सो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। और फिर ये एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरीके का यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे सर्विस वाउचर बोलते हैं। यूरोप में, यूरोप की कंट्रीज़ में सर्विस वाउचर के नाम से ये कॉन्सेप्ट चलता है। उसमें होता ये है कि सर्विस वाउचर मतलब जो घरेलू लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सर्विस वाउचर के अगेंस्ट अपना काम करा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार में गए, आपने 10 सर्विस वाउचर ख़रीद लिए, तो वो 10 सर्विस वाउचर जब आप प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन, घर में छोटे मोटे काम होते हैं, प्लम्बर का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, कारपेंटर का काम हो सकता है, तो आप बुलाएंगे और वो जो है प्लम्बर होगा, वो एक सर्विस वाउचर लेगा। वो सर्विस वाउचर मिनिमम वेजेस होता है उसके बराबर होगा, मतलब जो उसका मिनिमम कीमत होगी एक दिन के काम की, उतने के बराबर वो सर्विस वाउचर आप बाज़ार से खरीदेंगे और वो आप पेमेंट कर देंगे। तो बेसिकली इट्स लाइक कि आप उस प्लम्बर को कैश नहीं दे रहे हैं, सर्विस वाउचर दे रहे हैं, उस सर्विस वाउचर के बदले में वो पैसा ले लेगा। सो ये स्कीम है, लेकिन ये सारी स्कीम्स में नाउ इस स्कीम्स में प्रॉब्लम ये है, चाहे जॉब कार्ड हो, ये हो, तो करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कि आप जब टेंडर से ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत है
कि जो रेलवे होगा वो 10 आदमी को बुलाएगा तो किसी भी 10 आदमी को बुला सकता है, अपने आदमी को बुला सकता है और ये डील कर सकता है कि आधा पैसा आप मुझे दे दो, आधा मैं दे दूंगा। तो करप्शन इज़ द इशू। कोई भी अगर आप पॉलिसी बना लीजिए तो जब तक आप उसमें करप्शन को चेक नहीं रखेंगे, चेक एंड बैलेंस, तो वो पॉलिसी मुश्किल होती है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच इन्होंने प्रपोज किया है, बट इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हैं, ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट उनको ढंग से किया जाए। नाउ दिस इज़ आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग ये। ना इसमें एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ये स्कीम, इस तरीके की स्कीम्स इंडिया में सक्सेसफुल हो पाए। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, वन इज करप्शन। नाउ यू राइट इनटू द कमेंट्स कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। कई जगह ये होता है कि काम के बदले अनाज, कि आप काम करिए तो आपको अनाज दे देंगे, काम के बदले पैसा आपको मिल जाएगा। तो क्या ये इस तरीके की स्कीम्स इंडिया में अगर लागू करनी हो तो क्या सही है? मतलब बेसिक ये है कि अर्बन जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब गारंटी स्कीम है ये। तो क्या ये तरीका ठीक है या आपके पास और कोई बेहतर तरीका है आपके एक्सपीरियंस से या फिर स्टडी से? तो आप वो बताइए कि और क्या तरीका हो सकता है इस तरीके का, कि किस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। मतलब लोगों को नौकरी देनी हो तो नौकरी सुनिश्चित करने का और क्या तरीका हो सकता है। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द फार्मर, फार्मर से रिलेटेड है। तो फार्मर के बारे में तो हमने बहुत बात किया है, तो वो तो ठीक है, वीडियोज़ हैं, आप उसको देख लिया होगा, आई एम श्योर। एमएसपी का वीडियो देख लिया होगा, वो मैंने डाला भी था। एग्रीकल्चर बिल, मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे, 3 बिल थे, 3 एक्ट थे। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, एक फार्मर सर्विसेज एक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये एक्ट आपको अब तक समझ गए होंगे, आई एम श्योर। नाउ ये जो आर्टिकल है ये बात करता है कि इस एक्ट में प्रॉब्लम क्या है। ये एमएसपी के अलावा बात कर रहा है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, बड़ा सही पॉइंट्स है। और सरकार जो अमेंडमेंट की बात कर रही है वो इन्हीं पॉइंट्स पे बात कर रही है, तो बहुत बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं ये। और इसको आप समझिए, क्योंकि हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसमें ये कमी ढूंढ के ले आए हैं और इस कमी को सरकार भी मानती है या मानेगी और इसको दूर करेगी आने वाले दिन में। तो इसको आप समझ लीजिए। पहली चीज़ क्या है, पहला सीधा ये कह रहे हैं, इनमें पहला ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है भारत के संविधान में, वो स्टेट की सूची में, राज्यों की सूची में है। तो सेंटर के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, सेंटर के पास कोई पावर नहीं है कि उस पर वो कानून बनाए। और ये कानून बना के सेंटर ने जो स्टेट के अंदर जो आते हैं 14, 18, 46 और 28 जो स्टेट लिस्ट है की सूची है, उसको उल्लंघन किया है, मतलब उसको उसके अगेंस्ट गए हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो 14 है वो एग्रीकल्चर है। नाउ यू टेल मी कि भारत के संविधान में कौन से शेड्यूल में ये लिखा गया है कि कौन से मामले पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कौन से मामले पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कौन से विभाग या इस मामले, और कौन से कंकरेंट लिस्ट में। 3 लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची है, स्टेट गवर्नमेंट की सूची है और कंकरेंट, मतलब जिसमें दोनों बना सकते हैं, ये है। तो वो कौन से शेड्यूल में लिखा गया, आप उसको बताइए। और दूसरा ये बताइए कि अगर स्टेट की सूची में है और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बनाता है तो वो लागू होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है। पहले तो जो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड देन कौन से शेड्यूल में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है। और फिर आप ये बताइए कि कितने कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, कितने कॉन्करेंट लिस्ट में है, कितने स्टेट लिस्ट में है। दैट ऑल्सो यू राइट इन टू कमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर इसका आंसर आप लिखिए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना समझ में आया तो कमेंट में पूछिए। मतलब 3 क्वेश्चन है कि भारत के कौन संविधान में कहाँ पे ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से आर्टिकल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। दूसरा ये कि कौन से शेड्यूल में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है और कितने कितने हैं हर तीनों सूची में। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, हालांकि वो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो वहाँ पे लागू होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है। तो आप इसको देख के मुझे बताइएगा।
ओके, सो पहला तो ये था। दूसरा बात ये कह रहे हैं, दूसरा जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो डील है वो लीगल डील होगी किसान के बीच में और जो बाहर की कंपनी है, बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है चाहे पेप्सी है, इनके बीच में। तो ये कहते हैं कि जब ये डील होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वकील का पैसा खर्च होगा किसान का। और अगर पैसा वकील नहीं करता है तो मिडिल मैन, बिचौलियों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें किसान का पैसा खर्च होगा। और उससे क्या होगा कि इसके बारे में सरकार ने कोई प्रोविज़न नहीं दिया है कि कोई जो किसान है, किसान कोई कानूनी चीज़ तो जानता नहीं है, तो किसान तो खेती वाला किसान है, अनपढ़ भी हो सकता है, तो उसको कैसे वो चीज़ होगी। और अगर वो लॉयर का इस्तेमाल करता है तो लॉयर उससे ज़्यादा पैसा लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत ये जो ट्रेड है, जो ट्रेड कैरी आउट करना और राइट टू लाइफ, उसको वो इग्नोर कर रहा है। दिस इज, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई आप जब किसान को आप मुहैया कराइए, मतलब ऐसा भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि कोई किसान अगर बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी के साथ में, अंबानी के साथ में अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि हाँ मेरे खेत में जो आलू उगेगा वो सब रिलायंस ले लेगी और मेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो किसान वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो रिलायंस खुद बना के किसान से साइन करा लेगी, लेकिन किसान की तरफ से कौन खड़ा होगा? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए एक लीगल सेल बनाया जा सकता है जो कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिले का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हो, या फिर अगर करना हो तो कोई सिविल जज हो, एक जज की कमिटी एक हो, जज के अंदर एक लीगल सेल बन जाए, जो कि कोई भी अगर किसान कोई समझौता करना चाहता है बड़ी कंपनी के तहत, तो ये कंपनी की जिम्मेवारी होगी कि जो गवर्नमेंट के वकील है उनको लेके आए और वो वकील गवर्नमेंट किसान की तरफ से फ्री में या मिनिमम कॉस्ट पे काम करे। तो ये प्रोविज़न देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में जो रिलायंस है वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखवा देगी। तो ये तो बहुत जायज़ पॉइंट है। तो इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, आई थिंक गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, कुछ इस तरीके का कुछ बना सकती है। और ये जायज़ डिमांड है, अगर किसान अगर ये डिमांड कर रहे हैं, ये कर ले। देखिए, तीनों कानून को ख़त्म कर देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि कोई कानून आया बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। तो ऐसे तो चार आदमी चाहेंगे तो कोई ना कोई कानून के खिलाफ कोई ना कोई रहता ही है पूरे भारत में। 100% सेटिस्फैक्शन किसी को नहीं होता है। तो ख़त्म कर देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं कि ये एक पॉइंट है, तो इसमें सुधार करना अच्छा भी है और यही सही तरीका भी है कि जो किसान है वो अपने एक एक पॉइंट्स को उठा के ले आए और उसमें गवर्नमेंट उसको दूर करे। तो दिस इज अच्छा पॉइंट एक है ये। नाउ थर्ड क्या पॉइंट ये कह रहे हैं? थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट में फार्मर उसी को कहा है जो सिर्फ खेती कर रहा है। उसमें जो लेबरर है, जो खेत में काम कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो खेत की खुदाई कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। जो बीज डाल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है। उन सबको अलग रखा है। तो किसान, मतलब ये जो राइटर है वो कह रहे हैं कि इनको भी इंक्लूड कर दो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। और फिर दूसरा है कि इसी में कह रहे हैं कि फार्मर किसी स्पॉन्सर के तहत काम ना करे। मतलब वही जो चीज़ पहले कही कि फार्मर को एक ऐसा सेल हो जो फार्मर की मदद करे ये सब चीज़ों को जानने में, कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, अगला चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इस कानून में बात की गई है कि जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल पेप्सी या रिलायंस, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड को ही खरीदेगी। मतलब आपने अगर धान बोया या आलू बोया चिप्स के लिए, तो वो आलू एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड का आलू होना चाहिए, या फिर आपका धान होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए। तो अगर उसमें ये कह दे कि धान में इतना मॉइस्चर है, वो उतना मॉइस्चर है, तो किसान के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा कि किसान ने धान उगाया भी और कंपनी बाद में अगर मुकर जाए कि वो इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है ये कैसे डिफाइंड होगा? फिर ये कह रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी अगर इसको वो करेगी, तो इसमें थर्ड पार्टी भी उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें फिर एक और पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो अगर वो ये कहते हैं कि धान जो होना चाहिए इस कैटेगरी का हो, तो हो सकता है कि उस धान के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल आप इस्तेमाल करें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में, तो ये राइटर ये कहते हैं कि कुछ सालों बाद जो खेत है वो बैरन हो जाएंगे,
मतलब उसमें कुछ भी उपज नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक डेंजर है कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो और उसके लिए वो ख़त्म हो जाए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसमें भी ये चेक एंड बैलेंस, इसमें भी प्रोविज़न डाला जा सकता है कि कितना स्टैंडर्ड हो, कितना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो, वगैरह वगैरह। ओके और तीसरी चीज़ वही जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी अगर चेक करेगी तो थर्ड पार्टी जो आराम से ये कह देगी बड़ी कंपनियों के चक्कर में कि नहीं, पैसा लेके उनसे कि नहीं ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है और हम नहीं लेंगे इसको। ठीक है, मतलब एक आप ये समझिए कि 1 किलो आलू है, 1 किलो में से आपने 200 ग्राम हटा दिया कि नहीं ये हमारे, क्योंकि बाज़ार में आम आदमी भी जाता है तो अगर जहाँ आलू पड़ा होता है सभी वो सही आलू चुन के लेते हैं, जबकि किसान वो खेत से ही लेके आते हैं आलू। तो उसी तरीके से बड़ी कंपनी में कह देगी कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, तो नुकसान होगा किसान का। तो ये चीज़ को भी देखना ज़रूरी है। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये कहते हैं कि ये डिस्प्यूट जा रहे हैं एसडीएम के पास में, तो एसडीएम के पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, तो वो उन चीज़ों को, ऐसे डिस्प्यूट्स को कैसे निपटा पाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि राइट टू अपील नहीं है। मान लीजिए कि एसडीएम ने अगर पैसा लेके रिलायंस से या पेप्सी से किसान के अगेंस्ट अगर डिसीजन दे दिया, या फिर उसका मूड अच्छा नहीं है, या फिर वो कुछ किसी कारण से वो किसान के खिलाफ कर देता है, तो अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपील नहीं कर सकता है तो अपील का मैकेनिज्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपील नहीं करेगा किसान तो हो सकता है कि उसको उसके खिलाफ गलत डिसीजन गया हो और वो अपील भी नहीं कर पा रहा है। सो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का एक तरीके से उल्लंघन होगा कि राइट टू लाइफ का, राइट टू इक्वालिटी का। तो ये सब प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक कि ये जो आर्टिकल है बहुत टाइम बाद एक ढंग का आर्टिकल आया है जिसमें वाकई में कुछ जो इश्यूज हैं, जो रियल में इशू हो सकते हैं इस बिल में, उनको लाया गया है। क्योंकि अदरवाइज तो सिंपल बिना सर पैर के वापस ले लो, ख़त्म कर दो, नहीं। ये जो एक्ट है इसके जो पॉइंट्स हैं आप उसको नोट्स में ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये वाकई में अच्छे पॉइंट्स हैं और ऐसा लग रहा है कि जिसने ये आर्टिकल जो लिखा है वो पढ़ के पूरा रिसर्च करके लिखा हुआ है। एंड हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है और सरकार भी यही कह रही है कि अगर कमी आप दिखाए कि ये कमी है तो उसको हम दूर करेंगे। तो हमें आज ज़रूरत है किसी भी बिल के लिए, हमें वाकई में ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि किसी भी बिल या एक्ट की वाकई जो कमियां हैं उनको लेके आए और कहे। क्योंकि ये जो आज कमियां मैंने बताई, अगर आपने भी सुना है तो आप वाकई में सहमत होंगे कि नहीं ये तो डर है, बिल्कुल डर है। मान लीजिए अपील वाला, जैसे राइट टू अपील है, तो अगर एक आदमी, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में भी आप नीचे के कोर्ट से हार जाते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। राइट टू अपील तो बेसिक है, हमारे संविधान का मूलभूत बेस है, लेकिन इसमें राइट टू अपील नहीं था, तो ये तो गलत था और इसको सरकार दूर भी करना भी चाहिए। तो दिस इज़ अ वेलकम, वेरी गुड आर्टिकल और आई होप कि ये सब पॉइंट्स को इंक्लूड करके ये सब चेंजेस गवर्नमेंट उस बिल्स में, एक्ट्स में करे। जो आज पॉइंट आपने पढ़े, इन सब को हम उम्मीद करेंगे कि ये सब चेंजेस होंगे एक्ट्स में। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायो से रिलेटेड ये आर्टिकल है और ये एक आर्टिकल है, बेसिकली साइंटिस्ट है, ये कह रहे हैं कि एक एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है AlphaFold 2। कंपनी कौन सी है? डीप माइंड। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्यूरेटली एंड प्रेडिक्ट कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रेडिक्ट किया है। नाउ ये क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो प्रोटीन है अलॉन्ग विथ न्यूक्लिक एसिड जो जेनोम बनाते हैं वो बेसिस है सब ऑर्गेनिजम्स के। तो मतलब बेसिकली ये एडवांस थोड़ी सी बायो है, लेकिन आप ये समझिए कि इंसान के अंदर क्या क्या है, जीनोम क्या होता है, जीन्स क्या होता है, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, तो वो किस चीज़ से बना है। क्योंकि बेसिकली हम सभी जाके बने हैं, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना है, तो बेसिकली सभी जाके उसी से बनते हैं। आपके जीन्स हैं, बेसिकली जीन से फिर आगे चीज़ें बनती हैं। तो इसको सही ढंग से प्रेडिक्ट करने की पावर जो है, प्रेडिक्ट करने का काम किया है AlphaFold 2 ने। डीप माइंड कंपनी है, उसका एक प्रोग्राम था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। और इसको बना लेने के बाद में जो कोई भी डिजीज़ है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको समझने में आसानी होगी।
क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो उसकी काट भी समझ लेंगे कि क्या उसकी काट है। और सो अलग अलग इसमें और मैकेनिज्म, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये याद रखिएगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इस्तेमाल हुआ है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इन तीन जो मैकेनिज्म है इसका इस्तेमाल हुआ है, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रिस्टलोग्राफी, इन सब चीज़ों का। और प्रोटीन स्ट्रक्चर किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म का समझ लेने से उसका एवोल्यूशन, मतलब वो कैसे एवोल्यूशन हुआ है उसका और क्या उसमें स्ट्रक्चर है, वो सब समझने में आसानी होगी। ओके, और ये बता रहे हैं कि इसी चीज़ पे काम करने के लिए, ये सेम चीज़ पे काम करने के लिए 1972 में क्रिश्चियन एंड फिंशन, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और इससे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हम देखेंगे, जिस तरीके से दवाइयाँ बनती हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स या कोई भी नए वायरस को स्टडी करने में अब आसानी हो जाएगी। तो याद रखिएगा इसको। So that's all. That's regarding the this thing regarding the editorial and opinion. Now this is important news regarding organic farming. Organic farming इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आई विल आस्क यू क्वेश्चन बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी क्या होता है, एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये क्या चीज़ है। यू राइट दिस, ये क्या क्या है ये बेसिकली, क्योंकि ये आप चाहे ना चाहें लेकिन आपको बायो भी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी और साइंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नाउ यू राइट व्हाट इज़ एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, इसमें करना पड़ेगा रिसर्च आपको। एंड क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यू ऑल नो, तो आई विल आस्क यू जस्ट 2 क्वेश्चंस कि ये क्या होते हैं। एंड देन बेसिक ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का किस चीज़ से बनता, वो बेसिक बेस क्या है, बेस क्या 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 बेस है उसमें, तो आप वो ज़रूर बताइए। फिर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लक्षद्वीप में ये डिसाइड किया कि आइलैंड्स पे ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही बढ़ावा देंगे। तो क्वेश्चन होगा सिंपली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप वो बताइएगा क्योंकि फार्मर्स की बात भी हो रही है। तो यू राइट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये याद रखिए कि लक्षद्वीप में ये डिसाइड किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। ओके, JNK में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इनकी पोलिंग चल रही थी, इनका इलेक्शन चल रहा था एंड इलेक्शन इज़ गोइंग ऑन। हमें बस ये जानना है, मैंने आपसे पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था तो अगेन मैं पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता भी होगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि लोकल लेवल इलेक्शंस की बात कही गई है, कौन से है और कौन सा वो अमेंडमेंट था, पूछा भी था मैंने, तो याद होगा मुझे, याद नहीं है तो तुरंत देख के कॉन्स्टिट्यूशन खोल के तुरंत उसको देखिए और लिखिए कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिनके तहत ये पोल्स की बात कही गई है और कब ये अमेंडमेंट आए थे और कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। सिमिलरली ये एक छोटा सा है कि बोडोलैंड काउंसिल पोल किए जा रहे हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उसकी इलेक्शन हो रहा है। सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, भारत का जो संविधान है उसके कौन से शेड्यूल के तहत ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया था। टेरिटोरियल काउंसिल होता क्या है, व्हाट इज़ टेरिटोरियल काउंसिल, एंड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से सेक्शन से आर्टिकल्स के तहत ये बनाए गए थे या आते हैं। पहले भी आपने आंसर दिया है तो इमीडिएटली आप जरूर इसको सिंपली आंसर करना कमेंट में। सेम चीज़ दिस इज रिगार्डिंग लोकायुक्त। नाउ लोकायुक्त, ये यू आंसर में कि लोकायुक्त क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविज़न है क्या, भारत के संविधान में लोकायुक्त के बारे में बोला गया है और लोकायुक्त होता क्या है, व्हाट इज़ लोकायुक्त, ये तो पता होगा आपको। और लोकायुक्त क्या भारत के संविधान में कहीं डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है तो फिर कहाँ से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं, ये नाम कहाँ से आया लोकायुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेके आपको याद होगा कि अन्ना आंदोलन आज से 7-8-9 साल पहले, ये अन्ना आंदोलन जो हुआ था पूरा लोकायुक्त के आसपास था, लोकपाल लोकायुक्त इन्हीं के आसपास था। तो आप मुझे बताइएगा कि लोकायुक्त क्या है और कहाँ से ये पावर ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग, ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये आप इसको ज़रूर आप इसको रख लीजिएगा अपने नोट्स में। हुआ क्या था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके, लाइन क्रॉस करके, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके 2 लड़कियां, ये सना ज़ुबैर और लाइबा ज़ुबैर, ये आ गए थे भारत के साइड में, भारत का बॉर्डर के में घुस गए थे ये।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने फिर इनको वापस कर दिया और इनको वापस किया, गिफ्ट वगैरह के साथ में इनको वापस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये भारत में आ गए थे पाकिस्तान से, ये घर वालों से लड़ाई हो गई तो ये भागते हुए आए, तो फिर ये लाइन क्रॉस करके इंडिया में चले आए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वापस कर दिया पाकिस्तान को, क्योंकि इनसे कोई खतरा नहीं था और ये इनएडवर्टेंटली ये घुसे थे। सो दिस इज़ एग्जाम्पल, इसको आप याद कर लीजिएगा और कहीं भी ज़रूरत है तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत शांति के साथ है। अगर और भारत चाहता है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के और इंडिया के वो भी शांति से रहे, तो अगर ऐसे जेस्चर से, और इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पीओके में, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ट्विटर और फेसबुक पे काफ़ी सराहा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की है जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन सबको, दोनों इन लड़कियों को वापस अपने घर पहुंचाया पाकिस्तान। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप कहीं भी कोट करिए, नाम याद रखिएगा, और किस तरीके से ये, इस एग्जाम्पल को आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी डिस्कशन में, कि हाउ इंडिया इज़ विद द पीस। और इंडियन आर्मी ने इसमें अच्छा रोल निभाया, तो आप इंडियन आर्मी पे भी कई बार ब्लेम लगता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन जस्टिफाई कि किस तरीके से एक ह्यूमन अप्रोच, और इसका एग्जाम्पल दिया है। ओके, नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज़ रिगार्डिंग फ्रांस। तो 2 दिन पहले मैंने बताया था कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको मेंटल और वगैरह वगैरह भी बोला था ना। फिर जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ फ्रांस अकेले खड़ा है। तो फ्रांस में सीरीज़ ऑफ अटैक्स हुए थे चार्लीस हेब्दो के बाद में, और उसी में एक्सट्रीमिज़म काफ़ी देखने को मिला था। तो उसके बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनसे बात की और उनके साथ ये कहा कि हम टेररिज्म की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 2-3 चीज़ पहलू से समझिए इसको। 2-3 पहलू ये है, पहली चीज़ ये है कि जो टेररिज्म की बात कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस जो बात कर रहा है, वही चीज़ इंडिया कई सालों से बात करते आया है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। ओके, पहली चीज़ ये, और दोनों का स्वरूप एक जैसा ही है, एक ही जैसे लोग इन्वॉल्व थे। दूसरी चीज़ ये कि फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और कोई भी अगर चीज़ अगर भारत के खिलाफ आती है तो वो वीटो करके उसको स्टॉप कर सकता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरीके के रेजोल्यूशन लाने, कश्मीर पे या सीए पे रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करते रहते हैं, तो फ्रांस कैन वीटो दैट। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है फ्रांस इंडिया का। अभी हम सबको मालूम है कि रफाल जेट वगैरह सब खरीदा था, तो जो थ्रू डिफेंस, इन डिफेंस सेक्टर ऑल्सो फ्रांस भारत की बहुत मदद कर सकता है और करता भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है उनके साथ मैंने बताया था कि जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो कश्मीर इशू पे भी भारत के खिलाफ बोलते रहता है। तो उसमें अगर फ्रांस के साथ इंडिया अगर खड़ा होगा तो एक मैसेज भी जाएगा और एक तरीके से कोलिशन भी बनेगा ऐसी लोगों के खिलाफ में जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इसीलिए जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ उनको कॉल करके ये बात कही है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत फ्रांस के साथ में ऐसा ये चीज़ रखे। तो लेट्स सी, कई अलग अलग अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इन पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो, इन डिप्लोमेसी ऑल्सो यू कैन कोट दिस थिंग कि किस तरीके से जो इंडिया है वो फ्रांस के साथ इंगेज कर रहा है अलग अलग लेवल पे। और जब भी आप आंसर दे तो ये जो मैंने तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस दिया कि डिफेंस भी और पॉलिटिक्स भी एंड देन टेररिज्म भी, सभी चीज़ों पे आपको बात करना होता है। जब भी आप आंसर दीजिए तो कई एंगल से बात करना होता है, सिर्फ एक ही एंगल से बात नहीं करना है। ओके, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, बता दिया मैंने, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा है। नाउ ये है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला का कल मैंने बताया भी था कि जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनके वहाँ पे उसकी बात की गई, इलेक्शन होने वाला था, वो इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में एज़ यूजुअल जो प्रेसिडेंट थे उनकी जीत हुई है। लेकिन जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं कनाडा, यूएस वगैरह, उन्होंने उसको बॉयकॉट किया है कि दिस इलेक्शन इज़ नॉट राइट। ओके,
तो वो कल ही हमने बताया था और आपने सबने बताया भी था कि वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, एंड उसकी कैपिटल भी बनाई थी, कैपिटल भी बताया था। एंड दिस बिकम इम्पोर्टेंट क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडियन डायस्पोरा, भारत के लोग हैं अलग आजकल विश्व में कई जगहों पे फैले हुए हैं, तो इसीलिए हमको ऑलमोस्ट हर स्टेट की जानकारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत और चाइना के बीच में हरदम से जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी रहता था, मतलब एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट, लेकिन अभी नैरो डाउन हुआ है, और नैरो डाउन होने का कारण है कोरोना, एंड दूसरा ये है कि इंडिया का इंपोर्ट कम होना। ना कुछ इसमें से पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट, ये मैंने पहले ही पूछा था, तो यू जस्ट आंसर ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल आंसर देने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये सब नहीं देना, थोड़ा स्टडी करना है कि वो एक्सपोर्ट है तो कौन कौन से एक्सपोर्ट्स हैं, और इंपोर्ट्स हैं तो किस किस टाइप के इंपोर्ट्स हैं वो काउंट होते हैं ट्रेड डेफिसिट के लिए। ओके, नाउ इंडिया का क्या इंपोर्ट था? इंडिया जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी था, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मैक्सिमम ये इंपोर्ट करता था। कहाँ से? चाइना से। और एक्सपोर्ट क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था आयरन और ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन करता था। ये इंडिया चाइना को भेजता था, और चाइना से क्या लेता था? मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फिनिश प्रोडक्ट्स लेते थे। ना एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पहली बार जो ब्रोकन आइस राइस है, जो राइस है वो चाइना इंडिया से इंपोर्ट करने जा रहा है। चावल इंपोर्ट करेगा, किससे इंपोर्ट करेगा? इंडिया से। और ये कितने दान? ये तो करीब 30-40 साल बाद होने जा रहा है ये। और 1 लाख टन वो इंपोर्ट करेगा ना। 1 टन में कितना केजी होता है वो भी आप लिखिएगा। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है और 1 टन में कितना केजी होता है, दोनों आप लिखिए। ओके, ना एक क्वेश्चन है सिंपल सा, चूंकि हमें थोड़ा 360 का एनालिसिस करना है ना। कौन से रेट पे है? रेट पे है $300 पर टन। आप ये देखिए, 1 टन $300 में बिकेगा। किसको क्या करेगा? चाइना को दिया जाएगा ना। मेरा ये क्वेश्चन है कि अब आप ले लीजिए एमएसपी। पहली चीज़ नोट करिए ये कि एमएसपी क्या है राइस का, पैडी का होता है, तो आप पकड़ लीजिए कि वो जो है उसकी एमएसपी क्या है, और इंडिया चाइना को कितने में, चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है वो किस रेट पे कर रहा है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है। मतलब जो एमएसपी जो जो सरकार है किसानों को जो रेट दे रही है पैडी का, तो आप ये समझ लीजिए जो पैडी होता है उससे राइस जो निकलता है वो 2/3 होता है। मतलब धान से राइस चावल बनता है, तो वो 2/3 निकलेगा, मतलब 3 kg लेंगे तो 2 kg निकलेगा। तो वो कैलकुलेशन करना है कि पैडी के लिए पर क्विंटल इतना दिया, तो 1 kg का कितना दिया, उसमें से कितना राइस निकला, तो गवर्नमेंट की कितनी लागत हुई। तो पहली चीज़ तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, और दूसरा फिर चाइना को किस रेट पे बेच रही है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप ये कैलकुलेट करके बताएंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या इसमें हाउ इट्स वर्किंग, ये पूरा मैकेनिज्म एमएसपी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का के लिए थोड़ा सा मैच करिए। नॉट एग्जैक्टली द सेम कैलकुलेशन नहीं होगा, बट रफली होती है, तो आपको मैकेनिज्म जानना है। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके यू राइट इनटू द कमेंट्स कि किस हिसाब से गवर्नमेंट ने लिया, एमएसपी पे लिया, और किस हिसाब से $300 पर टन पे चाइना को बेचा, तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट होता है, अगर एमएसपी से कोई प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, एमएसपी पे खरीदने से। तो यू कैलकुलेट दिस एंड देन राइट इनटू द कमेंट्स कि इसका मैथ्स थोड़ा मैथमेटिक्स है, बट सिंपल मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो डेट यू डू डेट। दिस इज रिगार्डिंग द बैंक। ये एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने बताया था कि आरबीआई ने कहा है कि एचडीएफसी को जो ऑपरेशंस हैं उसके क्रेडिट कार्ड वगैरह के वो नए जोड़ने के लिए रोका था, और वो इसलिए रोका था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन चीज़ों के लिए। सो ऑलरेडी मैंने फ्लैग किया हुआ है इसको, बात की थी हमने इस पर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इज ये एक इंस्टीट्यूशन है एनसीएलटी। व्हाट इज एनसीएलटी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब कोई भी कंपनीज के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है या ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो इस ट्रिब्यूनल के पास में जाते हैं और वहाँ पे रेजोल्यूशन होता है। नाउ आप इसको आंसर करिएगा कि एनसीएलटी इसका गठन कब हुआ था, एनसीएलटी कब बना था, और क्या इसके मेजर प्रिंसिपल है। बेसिक मैंने आपको बता दिया
लेकिन आप इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि व्हाट इज़ एनसीईआरटी, इसका गठन कब हुआ, एंड देन इसका मेजर प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, और क्या इसका मेन मोटो है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में अगर प्रॉब्लम होती है तो कहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो दैट यू राइट इनटू द कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चंस भी हैं आज के, तो आई होप यू विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। अलग अलग पॉइंट्स पे पूछा था मैंने, तो आप उसको आंसर करें। और कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने मेघालय के ऊपर, मेघालय के ऊपर ये पूछा था कि कौन कौन से ट्राइब्स हैं, तो वो आपने आंसर किया था। और मोस्टली उसमें होता ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं, मतलब प्रॉपर्टी है वो जो महिला है, महिला के महिला फीमेल टू फीमेल पास होती है। और वो था रैट होल के संबंधित आर्टिकल, मतलब जो मेघालय में अलग अलग कोल माइंस हैं और वो एक रैट होल बनते हैं। तो व्हाट इज़ रैट होल, कि जिसमें 5 फीट की बस एरिया होता है, तो उसके थ्रू आप पास कर सकते हैं एंड कोयला निकाल सकते हैं, तो वो रैट होल है। और वही एक इंसिडेंट मेघालय में आज से ठीक 2 साल पहले 2018 में ईस्ट जयंतिया डिस्ट्रिक्ट में ही ये इंसिडेंट हुआ था कि ऐसे ही एक खदान में, रैट होल था काफ़ी, उसमें खुदाई के दौरान पानी आ गया था और उसमें काफ़ी जो ये थे लेबरर थे वो मारे गए थे, अराउंड 20, मोर देन 20। और वो एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसी पे वो था। सो ये भी कुछ लोगों ने जो इसको रिसर्च करके इसका आंसर दिया है, तो वेल एंड गुड। आपने कई लोगों ने क्वेश्चन के कमेंट्स में आंसर आप मैंने देखे, वेरी गुड आंसर्स यू आर गिविंग। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही यूनिक सोसाइटी है ये गारो खासी जयंतिया, खासकर ये जयंतिया जो ट्राइब है, ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, ये यूनिक सोसाइटी है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर आए तो आप इसको कोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एनालिसिस। एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसको ज़रूर आप थोड़ा पढ़ के उसको